जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हमारे दो टॉपिक्स हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन का क्या मतलब है? दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना यानी कोलाइड करना। जैसे आपको ये दो गाड़ियाँ आपस में टकराते हुए नज़र आ रही। कोलाइड करने के दौरान ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी में तब्दीली आ सकती है। फर्ज कर लें आपके सामने ये दो टेनिस बॉल्स हैं। ये दोनों पहले बड़ी तेज़ी से जा रही थीं एक दूसरे की तरफ। टकराने के बाद जब ये अलग हुई तो इनकी वेलोसिटीज़ में आप गौर करें काफ़ी कमी आ गई है। इसका मतलब ये है कि इनके पास जो कैनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पास जो एनर्जी होती है उसे कैनेटिक एनर्जी कहते हैं, और ये उनकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो पहले इनके पास, दोनों के पास कैनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन टकराने के बाद इनकी कैनेटिक एनर्जी का काफ़ी सारा हिस्सा लूज़ हो गया। और वो लूज़ क्यों होता है? जब ये आपस में कोलाइड करती हैं तो फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसी तरह इन दोनों टेनिस बॉल्स को कंप्रेस करने में भी काफ़ी सारी एनर्जी लूज़ हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ टकराने से पहले इनकी अगर मैं कैनेटिक एनर्जी को ऐड करता तो आंसर ज़्यादा आना था, लेकिन टकराने के बाद इनकी कैनेटिक एनर्जी का आंसर कम आया। ऐसी कोलिजन्स जिनमें दोनों ऑब्जेक्ट्स या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकराने से पहले उनकी कैनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, लेकिन टकराने के बाद उनकी कैनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कम हो जाए, दिस कोलिजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक मतलब जो इलास्टिक का अपोजिट है। ठीक है, तो पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ इन इलास्टिक कोलिजन, यानी ऐसी कोलिजन जिसमें कैनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, यानी टकराने से पहले कुछ और थी और टकराने के बाद कम हो गई। ठीक है, दिस कोलिजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। मैं आपको ये भी बता दूं कि नेचर में मोस्टली जो कोलिजन्स होती हैं वो इन इलास्टिक ही होती हैं। इसीलिए मैं इन इलास्टिक कोलिजन के सामने ब्रैकेट में रियल कोलिजन भी लिख देता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी दुनिया में मोस्टली जो कोलिजन्स होती हैं वो यही वाली होती हैं। लेकिन अगर हम कुछ ख़ास कंडीशंस को फॉलो करें, जैसे फ़र्ज कर लें हमने बहुत सारी आइडियल कंडीशंस कंसिडर कर ली हैं, जिसमें हम फ्रिक्शन के थ्रू जो एनर्जी के लॉसेस आते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, तो फिर अगर कोलाइड करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स तो टकराने के बाद उनकी कैनेटिक एनर्जी में कुछ ख़ास कमी नहीं आएगी। अगर टकराने के बाद उनकी कैनेटिक एनर्जी में कोई कमी नहीं आ रही तो हम आइडियलाइज कर सकते हैं, हम सपोज कर सकते हैं कि उनकी कैनेटिक एनर्जी तकरीबन सेम ही है, यानी जो टकराने से पहले थी वही टकराने के बाद में है। हर ऐसी कोलिजन को बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक कोलिजन की मैं डेफिनेशन भी सामने लिख देता हूँ। द कोलिजन इन विच कैनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ऑब्जेक्ट्स रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व्ड। अब इसकी एग्जाम्पल हम एक छोटी सी आइडियल एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर लें आपके सामने एक मार्बल का फ्लोर है, इसके ऊपर हम एक हार्ड बॉल को ड्रॉप करते हैं। तो अगर ड्रॉप करने के बाद ये हार्ड बॉल तकरीबन अपनी इनिशियल हाइट पर वापस आ जाए, इसका मतलब ये है कि जितनी कैनेटिक एनर्जी ग्राउंड से टकराने से पहले थी उतनी ही कैनेटिक एनर्जी बाद में थी, जिसकी वजह से दोबारा इस ऑब्जेक्ट ने अपनी इनिशियल हाइट को तकरीबन अटेन कर लिया। सो हम कह सकते हैं कि इसकी ग्राउंड से जो कोलिजन हुई उसमें कैनेटिक एनर्जी का कोई भी हिस्सा लूज नहीं हुआ, यानी वेस्ट नहीं हुआ। ऐसी कोलिजन को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये आइडियल कोलिजन होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रियल में एनर्जी के काफ़ी सारे हिस्से
मतलब काइनेटिक एनर्जी का काफ़ी सारा हिस्सा हीट एनर्जी की फॉर्म में या साउंड एनर्जी की फॉर्म में या एनर्जी टू डिफॉर्म द मटेरियल यानी इस ऑब्जेक्ट की शक्ल ख़राब करने में यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती। ये मैं किस केस की बात कर रहा हूँ? रियल केस की। लेकिन अगर हम आइडियल केस की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी इनिशियल हाइट रीगेन कर रहा है, इसका मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ कमी नहीं आई। यानी आइडियल कंडीशंस में काइनेटिक एनर्जी सेम रह सकती है, यानी हम कंसीडर कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सेम रह सकती है। तो ऐसी कोलिजन को हमने नाम दे दिया इलास्टिक कोलिजन। तो ये तो दोनों कोलिजन्स को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। इन इलास्टिक कोलिजन जो रियल कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन जो आइडियल कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन के भी आगे ब्रैकेट में मैं आइडियल कोलिजन लिख देता हूँ। अब एक और छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं कि चाहे इलास्टिक कोलिजन है चाहे इन इलास्टिक कोलिजन है, इन दोनों कोलिजन्स में दो लॉज हमेशा ओबे होंगे। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ मैं काइनेटिक एनर्जी का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ मैं एनर्जी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एनर्जी से मुराद है टोटल एनर्जी। अगर आप इन इलास्टिक कोलिजन की भी बात करें जिसमें हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी का काफ़ी सारा हिस्सा वेस्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, तो अगर आप उन सारी एनर्जीज़ को ऐड करें तो टोटल एनर्जी तो सेम ही रही ना। इसे ही तो हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी टोटल एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में भी और इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व रहती है। इसी तरह टोटल लीनियर मोमेंटम भी इन दोनों कोलिजन्स में कंजर्व रहता है। इसका मतलब है इन दोनों कोलिजन्स में फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व होने पर है। यानी इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाने लगे हैं और उस लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है ये तो मैं आपको बता चुका हूं। यानी ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, ठीक है। और वन डायमेंशन का क्या मतलब है? वन डायमेंशन का मतलब होता है कि एक ही लाइन वाली मोशन, यानी इसमें हमने ऐसी मोशन को कंसिडर करना है जिसमें ऑब्जेक्ट्स टकराने से पहले भी उसी लाइन में हो और टकराने के बाद भी उसी लाइन में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस कंसिडर करूँ और ये दो बॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये टकराने से पहले भी इसी लाइन में है और टकराने के बाद भी इसी लाइन में है। यानी हमने ये सिंपल तरीन केस कंसिडर करना है। अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी दो बॉल्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स हैं और इनके मैसेस को मैं m1 और m2 का नाम दे देता हूँ। m1 उस ऑब्जेक्ट का मैस है जिसने जाकर टक्कर मारनी है और m2 उस ऑब्जेक्ट का मैस है जिसके साथ जाकर m1 ने कोलाइड करना है। इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी को मैं v1 और v2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब फर्ज कर लें m1, एक और चीज़ यहाँ पर ये जो m1 और m2 है इनको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये स्लाइड करके जा रहे हैं, मतलब रोल करके नहीं जा रहे, स्लाइड करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस काइनेटिक एनर्जी की हमने बात करनी है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के साथ एसोसिएटेड है। उसमें हमने घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करनी। ये जो रोटेट करने वाली काइनेटिक एनर्जी है ना, घूमने वाली, इसको हम चैप्टर 5 में जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल तरीन केस ले रहे हैं कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी दो छोटे छोटे बॉल्स हैं, मैसेज हैं, ये नॉन रोटेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, यानी ये रोल किए बगैर जा रहे हैं, स्लाइड करके जा रहे हैं और m1 m2 को जाकर कोलाइड करता है। जब m1 m2 को जाकर कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद सारी बातें जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से दोनों की वेलोसिटी में तब्दीली आ जाती है। तो m1 की जो फाइनल वेलोसिटी है फर्ज कर लें वो v1 प्राइम हो जाती है और m2 की फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद क्या हो जाती है, v2 प्राइम।
अब ये तो है जी सारी की सारी सिचुएशन जो मैंने एनिमेशन में आपको समझा दी। अब साथ ही साथ मैं सामने आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करवाता जाऊंगा और फिर एक रिज़ल्ट हमने निकालना है। वो जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा यानी एक छोटी सी इक्वेशन आ जाएगी, फिर मैं आपको उस इक्वेशन का मतलब बताऊंगा कि असल में हम करने क्या जा रहे थे या करना क्या चाह रहे थे। ठीक है, सबसे पहले जी मैं चूंकि कंसीडर कर रहा हूं कि ये इलास्टिक कोलिजन है। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें दो लॉस तो ज़रूर ओबे होने चाहिए। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की ये जो कोलाइड करने वाली डायग्राम है, इसमें कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद जो कुछ हुआ है इसको हम कंसिडर कर लेते। फर्ज कर ले वहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहे थे, वहाँ कोलाइड करने से पहले की बात होगी और मेरी तरफ कोलाइड करने के बाद की बात होगी। अगर कोलाइड करने से पहले की बात करूँ तो m1 का मोमेंटम क्या होगा, उसको मैं वहाँ साइड पे लिख लेता हूँ, m1v1। इसी तरह अगर कोलाइड करने से पहले की बात करूं और m2 का मोमेंटम फाइंड करूं तो वो क्या होगा, m2v2। ठीक है, m1v1 m1 का हो गया और m2v2 m2 का हो गया। इसी तरह कोलाइड करने के बाद m1 का क्या होगा, m1v1 प्राइम, क्योंकि वेलोसिटी के साथ प्राइम मैंने लगा दिया। इसी तरह m2 का क्या होगा, m2v2 प्राइम। इसी तरह दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अगर मैं m1 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो क्या होगी, हाफ m1v1 का स्क्वायर। इसी तरह ये मैं डायग्राम में ही साथ मेंशन कर रहा हूँ, आप गौर से देखें ज़रा। इसी तरह m2 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m2v2 का स्क्वायर। इसी तरह टकराने के बाद इन्हीं के साथ प्राइम आ जाएगा, यानी m1 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 प्राइम का स्क्वायर। इसी तरह m2 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m2v2 प्राइम का स्क्वायर। अब जी हमने डायग्राम में सारा कुछ लिख लिया है, अब मैथमेटिकल स्टेप्स में ये सारा कुछ लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में तो हम जानते हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, यानी पी आई शुड बी इक्वल टू पी एफ। सही है, अब पी आई में क्या आ जाएगा, m1 का इनिशियल प्लस m2 का इनिशियल मोमेंटम। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा m1v1, ये m1 का इनिशियल मोमेंटम है, प्लस m2v2, ये m2 का इनिशियल मोमेंटम है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा टकराने के बाद का मोमेंटम, यानी m1v1 प्राइम, ये m1 का फाइनल मोमेंटम है, प्लस m2v2 प्राइम, ये m2 का फाइनल मोमेंटम है। अब यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब हमने करना पता क्या है, प्राइम के जो m1 वाली वैल्यूज़ है ना उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें और m2 वाली वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे लिख लें। तो ऐसा करता हूँ, m1v1 प्राइम जो है इसको मैं उधर ले जाता हूँ और वहाँ से m2v2 को इस तरफ ले आता हूँ। तो इन दोनों के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड से m1 कॉमन आ रहा है। जब m1 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर v1 माइनस v1 प्राइम आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड से m2 कॉमन आ रहा है, जब m2 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में v2 प्राइम माइनस v2 आ जाएगा। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की हम हेडिंग लिख लेते हैं और नीचे उसकी इक्वेशन बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मोमेंटम के लिए बनाई। लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट हैंड साइड पे टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m1 की क्या थी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, प्लस m2 की क्या थी, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड पे m1 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर। इसी तरह प्लस करके m2 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। अब आप गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड से हाफ कॉमन आ गया, राइट हैंड साइड से भी हाफ कॉमन आ गया और ये आपस में कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास हाफ के बगैर वाली टर्म्स बच गई जो मैंने अगली इक्वेशन में आपके सामने लिख दी। अब यहाँ भी वही काम करना है जैसे हमने ऊपर किया था। हम m1 वालों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और m2 वालों को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। यहाँ से m1 जो है m1 v1 प्राइम का स्क्वायर उस तरफ चला गया और वहाँ से m2 v2 का स्क्वायर इस तरफ आ गया और ये नेगेटिव हो गए। अब लेफ्ट हैंड साइड से ज़रा चेक करें, m1 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। m1 जब कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड से m2 कॉमन आ रहा है
और ब्रैकेट में क्या बच गया, ब्रैकेट में हमारे पास आ गया है v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं, आपने बचपन में स्कूल क्लासेस में मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो सामने मैं आपको एक छोटे से बॉक्स में दिखा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, यानी ए प्लस बी और इस सारे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए माइनस बी से। तो क्या यहाँ हम ऐसे नहीं कर सकते, यही वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, यही हमने काम करना है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ज़रा देखिएगा उस इक्वेशन में जिसको हमने अभी ख़त्म किया था, एंड पे जो आखिरी इक्वेशन हमें नज़र आ रही है जो हाईलाइटेड आप देख भी रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको भी एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं। ठीक है, या देखिएगा m1 के साथ क्या था, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर था ना, तो मैं ऐसा लिखता हूँ v1 माइनस v1 प्राइम, एक ब्रैकेट लगा दी, और फिर एक दफ़ा v1 प्लस v1 प्राइम। इसी तरह राइट हैंड साइड पे m2 पहले से लिखा हुआ है और स्क्वायर वाली टर्म में से हम एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, यानी एक दफ़ा आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v2 और फिर ब्रैकेट लगा के फिर नई आपके पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी v2 प्राइम प्लस v2। ठीक है, तो एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब ज़रा इक्वेशन नंबर 2 देखें जो इस वक्त आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, और इक्वेशन नंबर 3 देखें, इनमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। आप गौर करें, इसमें जो माइनस वाली टर्म्स हैं वो सिमिलर है लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे m1 सिमिलर है और राइट हैंड साइड पे m2 सिमिलर है। जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो फिर बेहतर होता है कि इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें और काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाए और हमें ज़रा दिली इत्मीनान मिले, क्योंकि ताकि इक्वेशन ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। तो ऐसा ही करना है, हमने इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिखना है और इक्वेशन नंबर 2 को नीचे लिखना है, यानी डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइडिंग, या ऐसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड करना है, राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऊपर लिख ली, गौर कीजिए सारी लेफ्ट हैंड साइड ऊपर आ गई, और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड नीचे आ गई। इसी तरह इक्वालिटी के बाद राइट हैंड साइड पे इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड ऊपर आ गई और इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड नीचे आ गई। अब यहाँ से देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर वाला m1 नीचे वाले m1 से कैंसिल हो गया, इसी तरह राइट हैंड साइड से ऊपर वाला m2 नीचे वाले m2 से कैंसिल हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस वाली जो टर्म्स हैं ये भी कैंसिल हो गई, यानी ऊपर वाला v1 माइनस v1 प्राइम नीचे वाले v1 माइनस v1 प्राइम के साथ कैंसिल हो गया, सारा का सारा कैंसिल हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी v2 प्राइम माइनस v2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है v2 प्राइम माइनस v2, ये भी सारा का सारा जो है वो आपस में कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या मौजूद है, v1 प्लस v1 प्राइम, और राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है v2 प्राइम प्लस v2। तो ये काफ़ी सिंपल तरीन इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हमने पता क्या करना है, अब हमने प्राइम के बगैर वालों को लेफ्ट साइड पे कर देना है और प्राइम वालों को राइट साइड पे कर देना है। अब देखें, ये जो राइट हैंड साइड पे v2 है इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे v1 प्राइम है उसे इधर ले आए, वो इधर आकर माइनस हो जाएगा। ज़रा गौर कीजिएगा, अब हमारे पास क्या बच गया, v1 माइनस v2 लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। ये जो राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, इसमें से मैं नेगेटिव साइन को बाहर बड़े आराम से चालाकी के साथ कॉमन निकालने लगा हूँ। अब ज़रा गौर कीजिएगा होगा क्या, ये जो नेगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर जाकर, और जो पॉजिटिव टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या, राइट हैंड साइड पे माइनस मैंने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, और ब्रैकेट के अंदर v2 जो है v1 प्राइम पहले आ गया, जो माइनस में था वो पहले आ गया, और v2 प्राइम जो है जो प्लस में था वो माइनस का होके बाद में लिख दिया। अब फाइनल इक्वेशन मेरे पास आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड पे v1 माइनस v2 और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव साइन के अंदर बाद में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। इसे हम नाम दे देते हैं
इक्वेशन नंबर 5, और जो ऊपर प्लस वाली इक्वेशन है ना उसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इनका आगे चल के थोड़ा सा यूज़ है, इसलिए मैं इन इक्वेशंस को लेबल कर रहा हूँ। अब ये जो फाइनल इक्वेशन आई है ना, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया है, इस इक्वेशन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब है और राइट हैंड साइड का क्या मतलब है, ये मतलब बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ, उससे आपको बड़ी आसानी से ये बातें समझ आ जाएंगी। मैं ऐसा करता हूँ, ये सारा कुछ जो है ना ये थोड़ा सा डिम कर देता हूँ और सामने आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें 2 गाड़ियाँ हैं और दोनों गाड़ियों में कोई ना कोई पैसेंजर बैठे हैं, या जस्ट ड्राइवर की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक ड्राइवर है ए और दूसरा ड्राइवर है बी कार में, ठीक है। अब ए कार जो है ना ये इस तरफ आ रही है, फ़र्ज़ कर लें 10 मीटर पर सेकेंड से। अब पीछे से बी कार आती है और ए कार को ओवरटेक कर लेती है। अगर मैं बी कार की अपनी वेलोसिटी की बात करूं तो वो तकरीबन है 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो ए कार वाला है, ये जब बी वाले कार वाले को अपने आप को ओवरटेक करता हुआ देखेगा तो मुझे ज़रा सोच के बताएं, इस ए गाड़ी वाले को बी वाली गाड़ी की वेलोसिटी कितनी लगेगी? जी बिल्कुल आपने सही सोचा है, उसको 5 लगेगी, क्योंकि 10 तो इसकी अपनी है, उसकी टोटल 15 थी, 10 तो बराबर हो गई। जो इजाफी वेलोसिटी है उसके साथ उसने ओवरटेक किया, यानी बी गाड़ी की इजाफी वेलोसिटी क्या थी? 5, और उस 5 वेलोसिटी के साथ उसने ए गाड़ी वाले को ओवरटेक किया है। तो ए गाड़ी वाला जब इस तरह करके बी गाड़ी वाले को देख रहा होगा ना, तो उसको लगेगा कि बी गाड़ी वाला कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ए के लिहाज से अगर बी की वेलोसिटी ए के लिहाज से निकालनी हो, यानी ए ड्राइवर वाले के लिहाज से बी वाले की वेलोसिटी निकालनी हो, तो आंसर कैसे निकालना है? बी वाले में से ए वाले की वेलोसिटी को माइनस कर दे। जैसे उसकी 15 थी, 15 में से 10 माइनस किया, आंसर 5 आ गया। बात समझ आ रही है? मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। अगर बी गाड़ी की वेलोसिटी ए के लिहाज से निकालनी है तो हम बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। अब वापस आ जाए ज़रा दोबारा उस इक्वेशन नंबर 5 की तरफ। इक्वेशन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड पे ज़रा गौर से देखें, आपको v1 माइनस v2 नज़र आ रहा है। अब v1 किसकी वेलोसिटी थी? ये तो टकराने से पहले m1 की वेलोसिटी थी। और v2 किसकी वेलोसिटी थी? टकराने से पहले m2 की थी। अब v1 में से अगर मैं v2 माइनस कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2। जैसे मैंने कहा था ना, b की वेलोसिटी a के लिहाज से वो कैसे आई थी? vb माइनस va करके। तो यहाँ v1 माइनस v2 का क्या मतलब है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2, यानी m1 की वेलोसिटी किसके लिहाज से? m2 के लिहाज से, और टकराने से पहले। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आप देखें, नेगेटिव साइन के बाद ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो क्या है? वो है v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। यहाँ भी ऐसा ही है, v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम का क्या मतलब है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू m2, और प्राइम का क्या मतलब है? टकराने के बाद की बात हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 आफ्टर कोलिजन। अगर तो हम इनको वेक्टर की फॉर्म में देखेंगे तो नेगेटिव साइन लगाने का मतलब लगाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इनकी मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे तो फिर नेगेटिव साइन की बात करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 आफ्टर कोलिजन, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 बिफोर कोलिजन है ना, इसे स्पीड ऑफ अप्रोच भी कहते हैं। इसी तरह टकराने के बाद वाला ये जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, इसे स्पीड ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं, क्योंकि टकराने से पहले m1 m2 की तरफ आ रहा था और टकराने के बाद ये एक दूसरे से अलग हो रहे थे। यानी पहले अप्रोच कर रहा था m1 m2 को, और बाद में m2 m1 से अलग हो रहा था। इसलिए इसके लिए हम ये वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ
सेपरेशन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली वो यहाँ तक ही पूछता है। वो आपसे कहेगा डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड प्रूव दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। अगर तो इतना लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपने ये डायग्राम्स वगैरह बनाकर थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन करके आपने ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेनी है, आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर वो पूछ लेता है तो फिर आपने इसके बाद वाला हिस्सा भी करना है, जो मैं आपको अब करवाने लगा हूँ। अब हम दो फार्मूले बनाने जा रहे हैं। ये सारी डेरिवेशंस जो है ये भी आपने देख ली। जिन इक्वेशंस को मैंने लेबल किया इनकी आगे ज़रूरत है, इसलिए मैंने लेबल किया। मैं जिस इक्वेशन को भी कॉल करूँगा आपके जहन में आ जाना चाहिए कि मैं किस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। अब हम दो फार्मूले बनाने जा रहे हैं। एक तो है v1 प्राइम का फार्मूला और दूसरा है v2 प्राइम का फार्मूला। अब v1 प्राइम का फार्मूला जो है इसका क्या मतलब है, v1 प्राइम जो है ये m1 की फाइनल वेलोसिटी है, यानी टकराने के बाद की वेलोसिटी, और v2 प्राइम का क्या मतलब है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2, यानी m2 की टकराने के बाद की वेलोसिटी। अब इन दोनों के फॉर्मूले हम बनाना चाह रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे आगे केसेस हैं जिन केसेस में इन फार्मूलों ने इस्तेमाल होना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूँ, कैलकुलेशन फॉर v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, और नीचे अब एक सब हेडिंग मैं आपके सामने लिख रहा हूँ टू फाइंड v1 प्राइम। सबसे पहले हम v1 प्राइम का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। आपके सामने मैं आपको दो इक्वेशंस, जो पिछली दो इक्वेशंस हैं वो आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। एक थी इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से लेकर मैं यहाँ सामने शो कर रहा हूँ m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, यानी जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली थी। एक तो मैंने वो लिख ली, और एक इक्वेशन नंबर 4 थी जिसको मैंने, वो जो प्लस वाली इक्वेशन थी ना जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं, ये इक्वेशन मैं सामने आपके लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 4 जो हमारे पास थी v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने आपके सामने लिख लिया क्योंकि इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में सॉल्व करना है, और ये दोनों फार्मूले हमारे पास आ जाएंगे, v1 प्राइम का भी और v2 प्राइम का भी। सबसे पहले मैं v1 प्राइम का फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको जो स्टेप्स बता रहा हूँ आपने उन स्टेप्स को याद रखना है। अगर मैं v1 प्राइम का फार्मूला बनाना चाहता हूँ ना, तो इस इक्वेशन नंबर 4 में से v2 प्राइम का फार्मूला निकालें और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो v1 प्राइम का फार्मूला हमारे सामने आ जाएगा। कैसे, ये मैं आपको बताने लगा हूँ, गौर से मेरे साथ साथ आपने चलना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 से मैं v2 प्राइम का फार्मूला बनाता हूँ, तो क्या बनेगा, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है v1 प्लस v1 प्राइम, तो राइट हैंड साइड वाला जो v2 है वो भी इस तरफ आ गया, तो v2 प्राइम आपके पास किसके इक्वल आ गया, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। ये जो वैल्यू है ना, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में v2 प्राइम की जगह पुट कर देना। अब इक्वेशन नंबर 1 में, अब इस वक्त मैं आपको सामने करके दिखा भी रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2, वो तो वैसे ही रहेगा। राइट हैंड साइड पे था m1 v1 प्राइम प्लस m2, अब यहाँ v2 प्राइम की वैल्यू पुट करनी है। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ लिखूँगा। v2 प्राइम की वैल्यू जो ऊपर हमने निकाली थी वो यहाँ पुट करनी है। वो क्या थी, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब देखें यहाँ पर क्या कुछ है, इस ब्रैकेट को अब हमने सॉल्व करना है। m2 है बाहर, m2 के साथ अंदर तीनों को मल्टीप्लाई करना है। एक बन गया जी m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे था m1 v1 प्लस m2 v2। अब ऐसा करना है आपने, हमने v1 प्राइम वालों को एक तरफ रहने देना है और बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है, क्योंकि हमने v1 प्राइम का फॉर्मूला बनाना है ना। अब यहाँ देखें v1 प्राइम कहाँ कहाँ है। एक तो इक्वालिटी के बाद जो सबसे पहली टर्म आपको नज़र आ रही है m1 v1 प्राइम, एक तो ये वाली टर्म है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरी v1 प्राइम वाली कौन सी टर्म है, वो टर्म आप देखें ब्रैकेट के बाद, जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है तो आपको दूसरी टर्म नज़र आ रही है। एक तो है ना m1
एक तो है ना M2V1 और एक है M2V1 प्राइम, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखिए यहाँ से बाकी दोनों टर्म्स को मैं उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं V1 प्राइम को कॉमन निकालने लगा हूँ। अब V1 प्राइम को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या कुछ बच गया, ज़रा गौर से देखिएगा। एक तो है जी M1 और ब्रैकेट के अंदर दूसरा क्या है प्लस M2, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे क्या कुछ था, अब राइट हैंड साइड पे क्या कुछ था जिसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गया हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। एक तो था जी M2V1, इसको मैं उस तरफ लेके गया था, और एक था हमारे पास M2V2। M2V1 यहाँ पॉजिटिव था, उधर जाकर नेगेटिव हो गया, और M2V2 यहाँ नेगेटिव था तो उधर जाकर पॉजिटिव हो गया। अब देखिए उधर एक पहले से मौजूद था M1V1 और एक अब आया -M1V1। अब यहाँ से -M2V1 सॉरी, अब यहाँ से V1 को मैंने कॉमन निकाल लिया। V1 को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बच गया, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, M1 - M2। इसी तरह प्लस M2V2 पहले से मौजूद था, एक और M2V2 आया तो वो इसमें ऐड हो गया, तो ये बन गए 2M2V2। अब फाइनली हमारे पास इक्वेशन की जो शक्ल सूरत है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, एक V1 वाली, V1 के साथ ब्रैकेट में M1 - M2 लिखा हुआ है, और एक V2 वाली जो बेसिकली 2M2V2 लिखा हुआ है। और राइट हैंड साइड पे आपको इस वक्त V1 प्राइम वाली टर्म नज़र आ रही है जिसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है M1 + M2, ठीक है। अब ये जो M1 + M2 है ना, इसे हमने उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर देना है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड होगा। फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V1 प्राइम इस तरफ फिलहाल मैंने लिखा हुआ है, और उस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है, M1 - M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2, और ये सारी टर्म मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और बाहर V1 है, प्लस 2M2V2 डिवाइडेड बाय जो अभी अभी डिवाइड किया है M1 + M2। ये आपके पास V1 प्राइम का फॉर्मूला आ गया। अब मैं इस फार्मूले को थोड़ा सीधा करके लिख देता हूँ, V1 प्राइम को उस तरफ लिख देते हैं, वहाँ जो कुछ है उसे इस तरफ लिख देते हैं, तो आपके पास ये फाइनल V1 प्राइम का फॉर्मूला आ गया। इसको बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसे हमने याद रखना है, इसे आपने याद रखना है। अब मैं जनाब V2 प्राइम का फॉर्मूला बनाने लगा हूँ। V2 प्राइम का फॉर्मूला भी सेम इसी मेथड से हमने बनाना है। कैसे, इक्वेशन नंबर 4 से हमने V1 प्राइम की वैल्यू निकाल ली है और उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो V2 प्राइम का फॉर्मूला हम बना लेंगे। अब ये भी मैं तेज़ आपको करवा देता हूँ, ज़रा गौर से मेरे साथ साथ चलते जाइएगा। इक्वेशन नंबर 4 से हमने V1 प्राइम का फॉर्मूला निकालना है। इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, V1 + V1 प्राइम, तो वहाँ जो V1 है उसे उठा कर राइट हैंड साइड पे ले आए तो क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा V1 प्राइम = V2 प्राइम + V2 - V1, ठीक है। इसे अब हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूँ। ऊपर हम हेडिंग पहले ही लिख चुके हैं, टू फाइंड V2 प्राइम, क्योंकि अब हम V2 प्राइम का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। अब जनाब इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ था वो तो एज इट इज़ आ गया, M1V1 + M2V2, और राइट हैंड साइड पे M1V1 प्राइम, V1 प्राइम की जगह अब हमने वो वैल्यू पुट करनी है जो इक्वेशन नंबर 4 से हमने बनाई है। इक्वेशन नंबर 4 से क्या वैल्यू हमने निकाली थी V1 प्राइम की, हमने वैल्यू निकाली थी इक्वेशन नंबर 4 से V2 प्राइम + V2 - V1, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस आपके पास M2V2 प्राइम आ गया, ठीक है। ये सारा कुछ हमने इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज़ लिख दिया। सिर्फ हमने क्या किया, V1 प्राइम की वैल्यू पुट किया इक्वेशन 4 से निकाल के। अब लेफ्ट हैंड साइड से दो टर्म जो है वो एज इट इज़ हमारे पास मौजूद है। राइट हैंड साइड पे M1 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा M1V2 प्राइम + M1V2 - M1V1, ठीक है। अब ये जो M1V1 है ना, इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं जल्दी से, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ M1
और साथ क्या था V2 प्राइम, उसको इधर ही रहने दे। M1 V2 जो था ना उसे उधर ले जाए, ठीक है। M1 V2 को उठा के उधर ले जाए, वहाँ जाके वो माइनस हो गया। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स नज़र आ रही हैं हमें, एक है M1 V2 प्राइम और दूसरी है प्लस M2 V2 प्राइम। अब राइट हैंड साइड से V2 प्राइम को मैं कॉमन कर लेता हूँ, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा M1 प्लस M2। और लेफ्ट हैंड साइड पे ज़रा गौर करें, आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं V1 वाली, और इनमें से एक है M1 V1 और दूसरी है प्लस M1 V1। इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास बन जाएगा 2M1 V1। इसी तरह दूसरी दो टर्म्स आपको नज़र आ रही थी V2 वाली, और वो किस तरह है, एक है M2 V2 और दूसरी है माइनस M1 V2। V2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा M2 माइनस M1। अब आपके पास फाइनल जो इसकी शक्ल सूरत है वो कैसी है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 2M1 V1 प्लस ब्रैकेट में M2 माइनस M1 और ब्रैकेट से बाहर V2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे V2 प्राइम के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है M1 प्लस M2। अब इसी तरह ये जो M1 प्लस M2 है इसे लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें जैसे हमने ऊपर किया था, दोनों टर्म्स के साथ ये डिवाइड होगी और हमारे पास फाइनल जो शक्ल सूरत बनेगी वो मैं इकट्ठी करके एक ही दफ़ा लिख देता हूँ। V2 प्राइम का फाइनल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 2M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस दूसरी टर्म आपके पास आएगी M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इस सारे को ब्रैकेट में लिखा और बाहर V2 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास V2 प्राइम का फार्मूला आ गया। इसे भी मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ, बॉक्स में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसे हमने मेमोराइज रखना है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब ये दो फार्मूले V1 प्राइम और V2 प्राइम, इनको भी हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। फर्स्ट कर लें, इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि इक्वेशन 5 तक तो हम कर चुके हैं ना। ये 6 हो गई, V1 प्राइम वाली इक्वेशन 6 हो गई और V2 प्राइम वाली जो इक्वेशन है ये 7 हो गई। अब हमने जनाब इक्वेशन 6 और 7 को इस्तेमाल करके 4 डिफरेंट केसेस हैं उनको स्टडी करना है। केसेस का मतलब ये है कि 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाले केस में टोटल 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनको हमने इमेजिन करना है और उन कंडीशंस के मुताबिक हमने रिजल्ट निकालना है, यानी 4 डिफरेंट केसेस हैं। तो अब मैं उन केसेस की बात करने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम में ये जो केसेस हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, जो मोस्टली वो नहीं पूछता, अगर वो लॉन्ग में पूछता भी है, फर्स्ट कर लें पूछ भी लेता आपसे, तो फिर आपसे 4 केसेस पूछेगा या कोई 2 केसेस पूछ लेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने जाहिर बात है इनको भी तैयार करना है। तो अब मैं केसेस लिख रहा हूँ। सबसे पहला जो केस है केस 1। केसेस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इक्वेशन 6 और 7 इनको भी मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ बॉक्सेस में लिखकर, ताकि आपको पता चले कि इनको आपने याद रखना है। बल्कि आप इतनी दफ़ा इनको देखेंगे, चारों केसेस में बार बार अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास केस 1। एक बात आपको बता दूं कि इन केसेस में एक कंडीशन है और एक रिज़ल्ट है। बस आप ये 2 चीज़ें याद रख लें। MCQs को भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर वो कोई पूछता है, मतलब कोई कंडीशन बताता है और आपसे पूछता है जी इसका रिजल्ट कैसा निकलेगा, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी बड़ी जल्दी डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 की जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन कुछ ऐसी है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा रहे हैं ना, यानी M1 जो टक्कर मारने आ रहा था और M2 जिसके साथ वो कोलाइड करने आ रहा था, इन दोनों का मैसेज फर्स्ट कर लें सेम है, मतलब दोनों बिल्कुल इक्वल साइज, इक्वल मैस, एवरीथिंग सेम, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मतलब कंडीशन हम लिख सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। अगर दोनों का मैथ सेम है तो दोनों की जगह मैं एक ही नाम यूज़ कर लेता हूँ, यानी M यूज़ कर लेता हूँ। तो इस कंडीशन को हमने इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 में पुट करना है। तो जब मैं इसे इक्वेशन 6 में पुट करूंगा तो मेरे पास V1 प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, ज़रा गौर से देखते जाएं। V1 प्राइम का फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है, उस फॉर्मूला की एज इट इज़ कॉपी मैं आपके सामने यहाँ पे दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। अब हमने क्या करना है ज़रा देखते जाएं। सिर्फ और सिर्फ M1 M2 इन दोनों की जगह MM लिखते जाएं, ठीक है। जब आप MM लिखते जाएंगे, गौर करें V1 वाली जो टर्म है इस पे M माइनस M हो गया ऊपर,
और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जारी बात है उनका रिजल्ट तो ज़ीरो आ जाएगा। और जब रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा तो V1 के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। अब बाकी बचता है जी V2 वाली टर्म। V2 वाली टर्म में क्या है, 2 के साथ क्या था, M2 था, M2 की जगह तो हमने M लिख दिया, और नीचे क्या था, M1 प्लस M2 था, वहाँ भी M प्लस M करके वो भी 2M बन गया। अब ऊपर भी 2M नीचे भी 2M, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया, सिर्फ V2 बच गया। तो फाइनली हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, V1 प्राइम इज इक्वल टू V2, यानी V1 प्राइम का क्या मतलब है, M1 की फाइनल वेलोसिटी, और V2 क्या है, M2 की इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब है M1 ने M2 की वेलोसिटी लेकर चलना शुरू कर दिया। क्लियर, M1 ने किसकी वेलोसिटी लेनी, M2 की। अब हम देखते हैं कि M2 की फाइनल वेलोसिटी क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 में यही कंडीशन यूज़ करेंगे। अब मैं इक्वेशन नंबर 7 में ये वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। इक्वेशन 7 की भी सामने मैं कॉपी आपके सामने यहाँ पर दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ भी हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ M1 और M2 की जगह MM पुट करते जाएं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ जो पहली टर्म है ना V1 वाली, इसके साथ आपके पास आ जाएगा 2M, ऊपर आ गया, और नीचे भी M प्लस M करके 2M हो गया, ये भी कैंसिल हो गई, यहाँ V1 बच गया। और जो दूसरी टर्म है गौर करें, यहाँ पे M2 माइनस M1 था ना ऊपर, लेकिन उन दोनों की जगह तो हम MM लिख चुके हैं, M माइनस M करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो। यहाँ V2 वाली टर्म ज़ीरो हो गई और V1 वाली टर्म बच गई है, तो आपके पास V2 प्राइम किसके इक्वल आ गया, V1 के इक्वल आ गया। इन दोनों रिजल्ट्स को अगर मैं हाईलाइट करूं तो आपको ये बात समझ आ रही है, जो बड़ी आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 एंड V2 प्राइम इज इक्वल टू V1, यानी दोनों मैसेज ने एक दूसरे की वेलोसिटी इंटरचेंज कर ली है। यही हमारा रिजल्ट है। तो इस कंडीशन का रिजल्ट क्या है, बोथ ऑब्जेक्ट्स विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, यानी एक दूसरे की वेलोसिटी लेकर चलना शुरू कर दी है। सामने मैं आपको एनिमेशन में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को कोलाइड करता भी दिखा रहा हूँ, उन दोनों की जो वेलोसिटी इंटरचेंज हुई है वो भी आप देख सकते हैं, और साथ ही ये केस की जो थोड़ी सी कैलकुलेशन है ये भी आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं जनाब केस 2 की तरफ। केस 2 भी बड़ा सिंपल है, केस 2 बिल्कुल केस 1 जैसा ही है। केस 2 की जो कंडीशन है ना वो तकरीबन केस 1 वाली है, बस एक एडिशनल चीज़ है। एडिशनल चीज़ ये है कि सेकंड बॉडी टकराने से पहले रेस्ट पे था, साथ साथ एनिमेशन भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब केस 2 क्या है जी, कि M1 और M2 इन दोनों का मैस बराबर है, दोनों की जगह हमने क्या पुट करना है, M पुट करना है। और एडिशनल कंडीशन क्या है कि V2 ज़ीरो है। V2 ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि सेकंड मैस, ये जो सेकंड मैस आपको नज़र आ रहा है M2 जो था, ये रेस्ट पे है टकराने से पहले, ठीक है। अब क्या होगा, अब इक्वेशन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन नंबर 6 में ज़रा गौर करें, V2 वाली टर्म तो सीधी सीधी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि V2 तो ज़ीरो है, तो वहाँ के बारे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या करना है हमने, और हमने M1 और M2 की जगह M पुट करना है। तो जब मैं फर्स्ट टर्म में V1 वाली टर्म में M1 और M2 को सेम पुट कर दूंगा, तो M1 की जगह भी M, M2 की जगह भी M, M माइनस M क्या हो गया, कैंसिल। तो V1 प्राइम किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। V1 प्राइम कितना हो गया, ज़ीरो। अब हम देखते हैं V2 प्राइम क्या होगा। इक्वेशन नंबर 7 को यहाँ पर दोबारा लिख लें। इक्वेशन 7 में भी V2 वाली जो टर्म है वो तो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि V2 तो ज़ीरो है, और बाकी बच गई जी V1 वाली टर्म। V1 वाली टर्म में क्या आएगा, ऊपर 2M, नीचे भी 2M, 2M से कैंसिल, आपका आंसर V1 आ गया। सो हम कह सकते हैं V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। अब फाइनली हुआ क्या है, अगर आप दोनों रिजल्ट्स को हाईलाइट करें, V1 प्राइम ज़ीरो हो गई है और V2 प्राइम V1 के इक्वल हो गई है, यानी जो M1 आ रहा था M2 रेस्ट पे था, टकराने के बाद M1 रेस्ट पर आ गया और M2 M1 की वेलोसिटी लेकर चलना शुरू हो गया। ये था केस 2। अगर आप स्नूकर का आपको आइडिया हो, थोड़ा बिलियर्ड का आइडिया हो, तो वहाँ भी जो स्ट्राइकर है उसका और टारगेट का मैच सेम होता है, और अगर हम एक ख़ास अंदाज में स्ट्राइक करें, स्नूकर बॉल जो है उसको टारगेट के साथ स्ट्राइक करें, तो ये वाला बॉल जो वाइट बॉल है ये खुद रेस्ट पे आ जाता है, और वो वाला टारगेट बॉल जो है वो इसकी वेलोसिटी से चलना शुरू कर देता है। तो ये सेम वही वाला केस बन गया। अब हम चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 में क्या है, केस 3 में दो कंडीशंस हैं, एक मैस वाली, एक वेलोसिटी वाली। केस 3 में भी जो सेकंड बॉडी है यानी M2 ये रेस्ट पर ही है, यानी V2 की वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन यहाँ दोनों मैसेज इक्वल नहीं है।
यहाँ पर जो इनिशियल मैस है, मतलब जो फर्स्ट मैस है जिसने आके कोलाइड करना है, वो बड़ा लाइटर मैस है, यानी m1 इज़ वेरी वेरी लेस दैन m2। अब यहाँ पर m1 m2 के मुकाबले में इतना कम है, आप यूं ही इमेजिन करें कि एक साइकिल वाला जो है ना ट्रक वाले को जाके टक्कर मार रहा है। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ट्रक के मुकाबले में एक साइकिल का मास कितना है। तो अगर हम इस कंपैरिजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि m1 इतना छोटा है कि उसको हम इग्नोर ही कर सकते हैं। तो इस कंडीशन की जो आगे रिजल्ट है, या इस कंडीशन से आगे जो हम बात निकाल सकते हैं वो क्या है कि m1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो कंडीशंस फाइनली हमारे पास आ गई। m1 m2 के मुकाबले में इतना छोटा है कि उसको हम 0 कंसिडर कर लेंगे, और v2 भी 0 है। अब हमने इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, m1 की जगह भी 0 पुट करना है, m2 की जगह भी 0 पुट करना है। तो ज़रा देखते जाएं होगा क्या। इक्वेशन नंबर 6 हमें v1 प्राइम की वैल्यू देगी। v1 प्राइम आपके पास आ जाएगा, v1 वाली जो टर्म है, देखें यहाँ भी v2 वाली टर्म ने 0 ही होना है, बात ख़त्म। उसके बारे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि v2 है ही 0। बाकी बचा जी m1 माइनस m2, जो v1 वाली टर्म का कॉफिशेंट आपको नज़र आ रहा है। इसमें m1 की जगह हमने क्या पुट करना है, 0। नीचे भी m1 की जगह 0। अब ऊपर बन गया माइनस m2, नीचे बन गया प्लस m2। m2 से कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन बच गया। सो v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो बेचारा छोटा सा मैस है, ये बड़े मैस को, जो पहले ही रेस्ट पे था, बड़ा मैस रेस्ट पे था, बड़े मैस को कोलाइड करेगा तो उल्टे कदमों वापस चला जाएगा और बड़े मैस की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर साइकिल वाला एक रुके हुए ट्रक को आगे टक्कर मारेगा तो टक्कर खाने के बाद वो उल्टे कदमों बेचारा साइकिल वाला ही वापस गिरेगा, ट्रक की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं जी इसके रिज़ल्ट की। बताएं इसका रिज़ल्ट क्या है? इसका रिज़ल्ट ये है जी, फर्स्ट मैस just comes to come back with the same velocity and second mass remains at rest। second mass अभी भी रेस्ट पे ही है। अब हम चलते हैं केस 3 की तरफ। इमेजिन करें ट्रक का ड्राइवर पहले सो रहा था, साइकिल वाले ने आके उसको टक्कर मारी और साइकिल वाला उल्टे कदमों वापस जाके गिर गया। आवाज़ सुन के ट्रक का ड्राइवर जो है ना उठ गया। अब सारी बात है, ट्रक के ड्राइवर ने बदला तो लेना है। जब वो बदला लेने के लिए ट्रक को स्टार्ट करेगा ना, तो फिर क्या होगा, फिर आपका केस 4 आएगा। और केस 4 क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट मैस हैवी है, यानी जिसने आके टक्कर मारनी है वो हैवी है, और सेकंड मैस लाइटर है, और सेकंड मैस रेस्ट पर भी है। ठीक है, यानी अब साइकिल वाला बेचारा नीचे गिरा पड़ा है और ट्रक उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो अब आप ज़रा इमेजिन कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, m1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन m2। ठीक है, और v2 अभी भी 0 ही है, यानी अभी भी सेकंड बॉडी रेस्ट पर है। अब यहाँ पर m2 इतना छोटा है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, m2 को हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी m2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन, इन दो कंडीशंस को हमने इक्वेशन नंबर 6 और 7 में पुट कर देना है। और दो कंडीशंस कौन सी हैं, यानी m2 की जगह भी 0 पुट करना है और v2 की जगह भी आपने 0 पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 6 में अगर हम ये काम करेंगे, देखें v2 वाली टर्म तो ख़त्म हो गई, उसने तो 0 ही होना है। बाकी बची जनाब v1 वाली टर्म, यहाँ भी m2 की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 पुट कर देना है। तो बाकी क्या बचा, ऊपर भी m1 नीचे भी m1। ठीक है, m1 से कैंसिल हो गया, v1 प्राइम तकरीबन आपको इक्वल मिल जाएगा v1 के, यानी ट्रक जो है ना टक्कर मारने के बाद उसी नॉर्मल स्पीड से बड़ा मुतमईन होके जाता रहेगा। अब साइकिल वाले के साथ क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। ज़रा ये इसकी तरफ आ जाए, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, इक्वेशन नंबर 7 से। इक्वेशन 7 हमें v2 प्राइम की वैल्यू बताएगी। v2 प्राइम के फॉर्मूला में भी अब v2 की जगह जब 0 पुट करेंगे तो सारा कुछ 0, सेकेंड टर्म तो 0 हो गई। पहली टर्म में आपके पास क्या कुछ है, 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 की जगह 0 पुट कर दिया, नीचे m1 बच गया और साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है v1। m1 से कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, 2v1, यानी v2 प्राइम 2v1 के इक्वल आ गया, यानी सेकेंड बॉडी फर्स्ट मैस से तकरीबन डबल वेलोसिटी से आगे की तरफ झटका खा के गिरेगा। ठीक है, ये है फोर्थ केस का रिजल्ट। फर्स्ट मैस के साथ क्या हुआ,
फर्स्ट मास अपनी उसी नॉर्मल स्पीड से जाता जा रहा है और सेकंड मास जो है ये फर्स्ट के मुकाबले में डबल वेलोसिटी से आगे की तरफ झटका खा के जर्क के साथ मूव करेगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी सोचने वाली बात है कि फर्स्ट मास की वेलोसिटी में तो कोई कमी नहीं आई, तो फिर ये दूसरे मास को वेलोसिटी कहाँ से मिली? असल में फर्स्ट मास इतना हैवी है कि उसकी थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ भी जो कॉरिस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट मास ने अपनी काइनेटिक एनर्जी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही सेकंड मास को दिया है टक्कर मार के। तो उस थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो सेकंड मास है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो इसलिए फर्स्ट मास की वेलोसिटी में कमी तो आएगी, बहुत नेग्लिजिबल सी कमी आएगी, जिसके लिए हम फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का वर्ड जो है ना ये यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह सेकंड मास की वेलोसिटी के साथ भी हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो v1 prime is approximately equal to v1 and v2 prime is approximately equal to 2v1। ये है हमारा रिजल्ट। यानी रिजल्ट को अगर मैं वर्ड्स में बोलूँ तो क्या बोलूँगा? फर्स्ट मास will continue moving with the same velocity but second mass will start moving with double the speed of first mass। तो ये था आपका केस 4 का रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चारों केसेस की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी और ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो गया। असल में ये टॉपिक है ही काफ़ी लेंथी। इसमें एक तो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन वाला, फिर आगे मैंने 2 डेरिवेशंस करवाई हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम की। v1 प्राइम की अलग डेरिवेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, v2 प्राइम की अलग डेरिवेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। अगर ये दोनों आए तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसी तरह जो ये चारों केसेस हैं अकेला अकेला केस शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा केसेस वो पूछ लें तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। इसी तरह मैंने आपको इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन जो शुरू में मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक था इसलिए लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।